Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ CS फरहान। So guys, we have a very special guest on our channel, but उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। तो एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इन सर का लिंक्डइन अकाउंट चेक किया था एंड वहाँ पर मुझे एक वीडियो दिखाई दी। सो मैंने वहाँ पर जाकर वो क्लिक करी एंड एक्चुअली ही वाज हैविंग द कन्वर्सेशन विद प्रखर गुप्ता एंड वो बात कर रहे थे बेसिकली अबाउट द इंटरव्यूज, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड 1 घंटे से ज़्यादा की वो वीडियो थी, बट मैंने 70 to 80% देखी। मुझे काफ़ी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, मतलब काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में उन्होंने उस वीडियो में बात करी थी, जो कि हम यूजुअली इग्नोर करते हैं या फिर बात नहीं कर पाते। सो यस, अब मैं आपको आपके साथ इनका इंट्रोडक्शन शेयर करती हूँ। सो ही इज़ सीए मुदित यादव एंड ही इज़ अ सीए एंड सीएफए बाय प्रोफेशन एंड ही आल्सो स्पोक टू मल्टीपल टेडएक्स इवेंट्स एंड ये एक करियर कोच हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली प्रखर गुप्ता के साथ अपनी एक बुक भी रिलीज करी है व्हिच इज डोंट शट अप। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू असफर एंड आई एम ग्लैड कि आपने वीडियो देखा। 70-80% मुझे मैं चेक करूंगा कि 20% में ऐसा क्या था जो आपको पसंद नहीं आया, जो आप नहीं देख रहे हो। एंड आई थिंक आई वेंट थ्रू योर कंटेंट, इट्स ग्रेट। एज अ करियर कोच मैं कम लोग के साथ काम कर पाता हूँ, बट व्हाट यू आर डूइंग असफर इज थ्रू योर वीडियोज यू आर acting as a career coach to a lot of people in the country, so kudos to that. थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली क्या था, जब मैं जब मैं स्कूल में थी, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों, कोई मुझे गाइडेंस दे। तो मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मैं गिरी हूँ, फिर खुद खड़ी हुई हूँ, खुद सीखा है। तो मतलब अपने फेलियर से सीखते आई हूँ, तो ऐसा कोई मुझे गाइड करने वाला कभी नहीं रहा है। तो अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो मेरी लर्निंग्स रही हैं, वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, इन केस कोई मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प हो पाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ट्राई करती हूँ कि उनके क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं अपनी वीडियोज़ बनाऊँ। Which is great, is also the reason as for why I'm so excited about this conversation, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं अराउंड कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये चीज हो रही है। And if through this medium I can reach out to as many of these students, and with my experience limited that it is, उनकी जो भी अगर मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर पाऊँ तो there's I think no greater service. यस सर। सो आप भी सीए हैं, तो आप भी उसी सारे सिचुएशन से गुजरे होंगे। अभी फिलहाल सीए इंटर और सीए फाइनल के रिजल्ट्स आए थे, काफी सारे बच्चे पास हुए एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट फेल, क्योंकि ऑब्वियसली 10 to 90% ये रेशियो रहता है। तो अभी बहुत सारे लोग फेलियर से गुजर रहे हैं और ऐसे में ना हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी फील करते हैं, क्योंकि हमें हमें खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी को होती है, हमारे पेरेंट्स को होती हैं, बाकी जो बाहर के बच्चे हैं वो कोई जॉब कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कार खरीद रहा है। तो हम खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। सो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, दैट हाउ टू टैकल स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशंस? as far ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि जो मोस्ट स्टूडेंट्स सीए इंटर या सीए फाइनल लेवल पे आके अनसक्सेसफुल होते हैं, वो जिंदगी में पहली बार एक तरीके से एक फेलियर देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने 10th 12th तक किया होता है, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स वो नहीं आए शायद जो आप एक्सपेक्ट करें, थोड़े कम आए, बट वो जो एक चीज होती है कि आप अभी आप फिट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, आपको करिकुलम रिपीट करना पड़ेगा, इज एन अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग। वो सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो उस फीलिंग से गुजर रहा है। राइट। दूसरे कि कितने सारे हमारे दोस्त होते हैं जो स्कूल से कॉलेज से हमारे साथ होते हैं, साथ में पढ़े हैं। अब जब वो पहली बार रिजल्ट आता है, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इतना इट्स एन इमोशनल ट्रॉमा विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। सो देयर इज नो लॉजिकल वे टू प्रोसेस इट। जब आपका एक कोई रिजल्ट आया है तो आप, और वो रिजल्ट वैसा नहीं है जो आप सोच रहे थे, at least for a few days nothing that I will say or anybody will say, I think वो logically आपको अपील करेगी, क्योंकि उस समय आप इतने इमोशनल एक डिनायल फेज में कि ये चीज कैसे हो गई। मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मतलब एवरेज मेहनत की थी, वो एग्जाम्स निकल के बोले यार इस बार तो नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। वो रिजल्ट का वेट भी वैसे लोग क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता। स्टिल थिंक कि कोई मैजिक हो जाएगा शायद मैं पास हो जाऊं। माई थॉट इज कि अगर आप एग्जाम से निकले हैं एंड you don't have 100% certainty then that you're passing, then take a break of 1 2 3 weeks, whatever it is, and start studying again. You don't have to wait till the results is for the world to know कि आप पास हुए कि नहीं हुए। आपको अपना असेसमेंट रफली मिल जाता है एग्जाम। तो मैं इनसाइड यू नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ इस पर जो जिन्होंने एक रिजल्ट सोचा होता है, दे आर कॉन्फिडेंट बट कोई और रिजल्ट आता है। एंड द बेस्ट पार्ट आई थिंक
of of doing this, or the most important part, not the best, इसकी ऐसी सिचुएशन आपको लाइफ में ये आखिरी बार नहीं होगी, पहली बार हो सकती है, आखिरी बार नहीं होगी, दैट यू आर फीलिंग चैलेंज्ड एज अ पर्सन। वो आपके ऊपर सवाल उठ जाता है कि एम आई गुड इनफ। इट्स नॉट अबाउट एम आई कैन आई बी अ सीए, कैन आई क्लियर द एग्जाम, नहीं, एम आई गुड इनफ। आप उस चीज को बड़ा कर लेते हो। तो पहली चीज तो ये है कि आप उस चीज को अपने ऊपर, अपनी आइडेंटिटी का एक रिफ्लेक्शन मत देखिए। यू लुक एट इट एज इफ आई हैव डन दिस टास्क, आई डिड माई वेरी बेस्ट इन दिस टास्क एंड आई डिड नॉट डू दैट टास्क वेल। तो वो आपको नहीं डिफाइन करता अगर आप पास नहीं हो पाए, वो उस टास्क को डिफाइन करता है जो आपने उस जिस तरीके से होना चाहिए तो उस तरीके से आप नहीं कर पाए। तो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द टास्क, ये पहली चीज है जब आप कोई इस तरीके का फेलियर फेस करें, नॉट जस्ट इन एग्जाम बट इन लाइफ, द फर्स्ट थिंग। बिकॉज ओनली व्हेन यू डू दैट कैन यू देन लॉजिकली प्रोसेस एज पर कि मैंने क्या गलतियां की थी, कहाँ की थी, और मैं उनको कैसे चेंज कर सकता हूँ। राइट। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब भी मैं फर्स्ट टाइम फेलियर मैंने देखा ना, आई वाज रेडी फॉर द फेलियर, क्योंकि मुझे पता था मैं कैसे एग्जाम लिख के आई हूँ। तो जब मैं फेलियर देखती थी ना, कि कभी भी मैं रोती नहीं थी कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं फेल हो गई, अब मैं क्या करूंगी। मुझे पता होता था कि मैं फेल होने वाली हूँ। मुझे अपनी तैयारी का पता होता है। हर कोई अपनी लिमिटेशंस जानता है कि वो कितना कर सकता है, पोटेंशियल हर किसी को पता होता है, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी डिनायल फेज में चले जाते हैं कि मेरे साथ कैसा ऐसे हो गया, मैं कैसे फेल हो गया। तो आई थिंक पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक सर कि पहले एक्सेप्ट करें एंड देन उसके बाद अपनी नई स्ट्रेटेजी पर वर्क करना शुरू करें। Exactly. Perfectly summarized. Thank you. ऑल्सो सर, जैसे आप सीए में हैं एंड हमने देखा है कि सीए में 4 से 5 साल आप पढ़ते रहते हैं, ज्यादा फोकस करा जाता है बुकिश नॉलेज पर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली 3 साल का होता है, बट बेसिकली वहां पर आपको नॉलेज देने में ज्यादा फोकस करा जाता है, इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। लेकिन वही हम लोग स्ट्रगल फेस करते हैं कि हम किस तरह से बात करें, हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ पर 15-15 दिन का एमसीएस जीएमसीएस हो जाती है, बट आप सोचिए कि 4 साल में अगर 30 दिन ही आप उस चीज पर वर्क कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके साथ नहीं आ पाएगी। तो जब आप सीए बन जाते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद को उसके लिए रेडी बनाए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, सीए बनने तक के प्रोसेस में हम कैसे खुद को या फिर खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट जैसे हम सीए बने उसके बाद हम जॉब रेडी हो जाए। I think that is such an important question as far. आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे एक्चुअली दिमाग में एक बात याद आई मुझे। आई थिंक सीए मुझे बन के करीब 1.5 years हुए थे। Okay. And somebody sent me a resume. I think I was working in PwC that time, my first job, and someone sent me a resume कि भाई मेरा ये कोई दोस्त क्लियर हुए हैं, या आप एक बार देख लो उनका कहीं हो सकता है क्या। I opened this person's resume, और वो जो उनका 2 पेज का रेज्यूमे था, उसमें फर्स्ट पेज का 60% were 3 big paragraphs about the firm in which he did articleship. तो आप इमेजिन करिए, आपका मैं रिज्यूमे खोलूं, उसमें लिखा है अजफर खान सीए ये बने, बट आपके खाली नाम लिखा है। फिर पहला 60% पेजेस अबाउट द फर्म वेयर यू डिड आर्टिकलशिप, उसमें आपके बारे में कुछ नहीं है। तो वहां पे आई एक्चुअली अंडरस्टूड, I had a feeling, but I actually understood in that moment the level of gap in not just spoken communication that you're referring to, but also written communication that a lot of CA students across India face, especially from tier 2, tier 3 towns. But it is not कि all tier 1 town city students are doing great as far as communication skills are concerned. तो ये अब जो आपने बोली चैलेंज तो है, अभी उस चीज को हम कैसे इंप्रूव करें। द ओनली थिंग आई थिंक as far it is कि जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, पहली चीज 50% ऑफ इट इज यू रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस की चीज करनी है। 50% जो कैसे करनी है वो तो इतना आसान है, और इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं इस टॉपिक पे, मोर देन आई हियर, who will teach you how to become a better communication. But the first thing is कि you as a potential chartered accountant realize कि अगर आपकी communication skill is not on point right now is the time। हमें क्या लगता है एग्जाम पास कर लूं, उसके बाद मैं दुनिया देख लूंगा। But when you clear the exam, you realize that there is a whole world of next level challenges out there. तो पहली चीज ये हो गई कि you wake up with a goal कि by the time I become a CA, I don't want to just become a CA, I want to become a true professional in the sense of the word. And when you use the word professional, profession is service, and no service is complete without communication. चाहे आप दुनिया में कोई सर्विस देख लो, it requires some level of communication on some end if you are in a client facing situation. तो जैसे
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कम इन की भाई एक दूसरे से केस लॉस पूछेंगे, सेक्शंस पूछेंगे, ये डिस्कस करेंगे. हाउ मेनी ऑफ times do we go to our friends and say कि यार communication is important, let's talk in English for 15 minutes every day. हम लोग सेम ट्रेन से जाते हैं रोज, सेम बस से जाते हैं, सेम रिक्शे से जाते हैं, सेम गाड़ी से जाते हैं, जो भी है, हम वो 15 मिनट में अपना जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी विल स्टिक टू लेट्स से इंग्लिश as a medium. Now I'm not saying good English is equal to good communication, but Right. in a lot of professional perspectives it is. तो जब आप पहली बार इंग्लिश में तभी कम्युनिकेट करते हैं जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो इट इज अ चैलेंज बिकॉज पहले आप डरे हुए हैं, फिर आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, आपका एटीट्यूड टेस्ट हो रहा है, ऊपर से आप लैंग्वेज का एक प्रोसेसिंग चल रही है, आप अपनी लैंग्वेज में सोच रहे हैं, वो कन्वर्जन आप जितना फास्ट कर सको. आई ऑलवेज थिंक सर जब आप इसमें कर रहे होते हैं ना कैलकुलेशन सीए में, तो जो टाइम आपका कैलकुलेटर पे जाता है वो टाइम इज वेस्टेड टाइम, बिकॉज आपको सोल्यूशन आता है और आपको वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने में उतना टाइम जा रहा है. तो बाय द टाइम आप सीए फाइनल में आए होगे, आपका हाथ बहुत तेज चलता हो कैलकुलेटर पे कि भैया ठीक है, आप एक हाथ से लिख रहे हो, एक हाथ से आपका कैलकुलेशन चल रहा है. सेम चीज इज अबाउट कम्युनिकेशन. The time you spend converting from your mother tongue to the language in which you're speaking is wasted time. And the only way you can become better at it is by doing more of it. तो मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, 15 मिनट जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप कम्युनिकेशन करिए विद वन अदर बडी और टू अदर पीपल इन ए प्रोफेशनल सेटअप. एंड मैं बोलूंगा ये दो चीजें, जस्ट दैट थॉट दैट आई हैव टू डू दिस एज अ प्रायोरिटी एंड डूइंग दिस 15 मिनट्स विल सॉल्व 75% ऑफ द इश्यूज. बाकी 25% में इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन, बट आई थिंक दिस इज ग्रेट टू गेट स्टार्टेड. एंड बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ना कि बस हमें कोई एक मंत्र दे दे और हम कुछ दिनों में इंग्लिश सीख जाएं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएं. बट ये एक, मुझे लगता है कि जर्नी होती है. आपको स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे करके, बट इवेंचुअली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे रहा है कि शुरू में मेरा नहीं था. जब मैं सीए स्टूडेंट थी, मैं भी ये सोच रही थी कि यार सीए बनने के बाद एकदम से लोग की पूरी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है, वो इतने अच्छे से कैसे बात करने लग जाते हैं. तो वो उस जर्नी से गुजरे होते हैं, धीरे धीरे करके वो वहां तक पहुंचे होते हैं. तो आप जब उनको देखेंगे आपको लगेगा ये तो शायद उसकी पहले से होगी, नहीं, वो पूरी जर्नी से गुजरे हैं. तो आपको भी उसी जर्नी से गुजरना पड़ेगा. एकदम से कोई भी इंग्लिश नहीं सीख लेता है. हम सभी बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ओवरकम करके अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो इवेंचुअली वी विल गेट अ कमांड ओवर इट. 100% ट्रू. यस. यस. ऑल्सो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम पूरी तरीके से रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका हमें आंसर नहीं आता. अब इन दिस सिचुएशन हम क्या करें? हम ये नहीं फील कराना चाहते इंटरव्यू में कि हम इस पोजीशन के लिए कंपैटिबल नहीं है. हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू दैट क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू? I think that's interesting primarily because जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं एज अ सीए स्टूडेंट, आप अपने एक शेल में रहते हैं, आपके सामने पेपर है, आपके पास 3 घंटे का समय है, आप आराम से सोच के वो आंसर्स लिखते हैं प्रोसेस करके. इंटरव्यू में क्या हो जाता है, ये चीज रियल टाइम हो जाती है. सामने इंसान ने पूछा, अब आपको आपका रिएक्शन भी मैनेज करना है, आंसर भी मैनेज करना है, तो इट इज डिफिकल्ट. और उस चीज में अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए, ऊपर से इंटरव्यूअर ऐसा हो, जो कुछ इंटरव्यूअर्स तो होते हैं भैया बड़े इंकरेजिंग टाइप के होते हैं, बट वैसे कम मिलते हैं. कुछ होते हैं कि भैया वो आपको आप जज ही नहीं कर पाओगे कि भैया इसके मेरे बारे में समय क्या सोच रहा है. सो आई थिंक दैट इज ए क्रिटिकल क्वेश्चन. There's something called as catastrophization. Catastrophization होता है मतलब कोई छोटी चीज को अपने मन में कैटास्ट्रोफी बना दिया. कोई छोटी चीज होता है ना, जैसे जब कोई हमने टेस्ट नहीं पास किया, ये नहीं मेरा हुआ तो मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा तो मेरा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो मेरा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा. आप एक अलग ही मूड में चले जाता है. वो एक स्नो कार्टून में दिखाते हैं ना, छोटी सी स्नो वाला ऐसे 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 करके एवलांच बन गई, पूरा माउंटेन गिर गया. दैट इज एग्जैक्टली द थॉट प्रोसेस दैट्स हैपनिंग इन योर हेड. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग इज अ स्किल टू प्रैक्टिस. वो स्किल ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें दो चीजें हैं. पहली है कि एटीट्यूड वाइज what is happening is this question's shadow is being cast on your future questions,
कि आपका कॉन्फिडेंस अब इस इंटरव्यू से टूट गया, अरे यार ये केस लॉ नहीं आ रहा, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये तो जॉब इंटरव्यू खत्म हो गया, मेरे 2 और इंटरव्यू लाइंड अप हैं और उसमें से एक नहीं क्लियर किया तो क्या बोलने वाला, मॉम डैड को तो लग रहा है कि सीए बन गए तो 1200 लाख का पैकेज ऐसे ही आ जाएगा। वो आपके ये थॉट बहुत फास्ट उस समय मन में चल रहे हैं, दो इन दोज मिली सेकेंड्स. So what is happening here is the shadow of that catastrophization of that question is being cast on your future question. You have to train yourself कि ठीक है, did I become a CA because I answered all questions correctly? Did I pass CA entrance or CA inter or any exam because I answered all questions correctly? That means I don't have to answer all questions correctly in this moment to clear this interview. So it's okay. Let me focus on this next question. Far easier to say than it is to do. To say that's okay, I couldn't answer that question, focus on the next question. But that is extremely important because this will happen to a lot of situations. कल को आप client meeting में होंगे, client किसी बात पे बोल देगा ये point तो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके बाद ये नहीं है, and फिर आप next point में जाएंगे तो अभी भी आप सोच रहे हैं अरे client मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. That's a worse situation than maybe a question in an interview. तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी होगी. दूसरी चीज ये है that I remember I was in Jan 2021 last year. I was delivering a keynote for the board of directors of a bank, and general managers had joined in the room, and all the assistant general managers and managers had joined across India from virtual medium. Keynote हो गया, question and answer session था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, they were very happy. And एक फिर जो सबसे जूनियर था रूम में, only one AGM was in the head office that day, so only one AGM was the most junior person. AGM is actually also a very senior post in a bank, but इतने senior लोग वहां पे थे, he was the most. He raises his hand and he asked me a question. और वो क्वेश्चन मुझे से थन करके आके लगा, बिकॉज जो चीज को मैं अपने आप को एक्सपर्ट बता रहा था और 1-1.25 घंटे से बोल रहा था, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा. Now I am there in stunned silence for 30 seconds. And then I say, I have to think about this question. Let me note down your question. And I actually take a pen and paper. I note it down. I say, I will research about this and get back. 2.5 months I researched about that question, sent him an email saying that this is my version of what could be the answer to this question. The chairman of the bank appreciated it so much that he later got back to me saying that, yeah, we need a whole year of trainings with you on how to manage difficult customers, because that's so. What I have realized as far as कि अगर आपको कोई question का answer नहीं आता and you say I don't know and I will read about it, that lends you far more respect and credibility than if you try to bluff your way out of the question. वो कभी कभार लग सकता है, but it's not worth the risk. The second thing is, say I don't know, I should know it and I will read about it and I'll get back to you. That's it. You're not supposed to know everything. Yeah. Also, like sometimes ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं आता, लेकिन हम अपनी तरफ से ही आंसर बनाकर उनको बताने लग जाते हैं, बट वो उसमें ही हमें उलझा देते हैं. अच्छा आपने ये बोला तो इसमें ये चीज है, इसका क्या मतलब है? मतलब आप कुछ भी आंसर दे देंगे ना, तो वो उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, फिर आप वहां पर स्टक हो जाएंगे क्योंकि आपने पहले आंसर बना दिया, आप कितना आप आंसर बना सकते हैं. तो मुझे भी यही लगता है कि इन केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो जस्ट से इट नो कि हाँ मुझे आई वाज सपोज्ड टू नो दिस बट आई डोंट नो. मैं ऐसी सिचुएशन में कभी आई नहीं हूँ कि मुझे कभी ऐसी उस चीज का आंसर समझ आ जाए. सो या आई थिंक मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए. The art there Asfar is to be succinct and humble. हाँ. क्या है, अगर आपने I don't know तो ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन is this person not caring enough to know. एक आपके बिहेवियर में, एक आपके रिस्पॉन्स में ह्यूमिलिटी आनी चाहिए कि यार यू आर जेन्युइनली फीलिंग सैड अबाउट नॉट बीइंग एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. एंड इफ यू गिव टू लॉन्ग ऑफ एन एक्सप्लेनेशन कि यार ये रीजंस की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहा हूं, दे माइट गेट इरिटेटेड. सो दैट एक्सक्यूज the reason whatever it is should probably be a package of 10 seconds and not more. Right. ऑल्सो जैसे मैंने रिसेंटली अभी फर्स्ट जॉब छोड़ी है तो आई रिजाइन एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ. अभी मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मेरे सामने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आई. सो व्हेन आई रिजाइन तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड मेरे कलीग्स बैठे हैं देयर इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट इफ समवन रिजाइंस देन हाउ टू बिल्ड अ रैपो आफ्टर रिजाइनिंग. सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? If someone resigns, then how to build a rapport with you're saying the new team where you're going or the old team which you're leaving? The old team itself. Old,
It is a universal problem, and you won't believe, as for most of my workshops right now are around how to bring the team closer, leading better teams, because ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये across the world हो रही है कि since the time work from home has taken the front seat, how do we feel our employees are part of a bigger family? क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हैं, इफ यू वर इन दी ऑफिस, इफ यू वर गोइंग फॉर लंचेस, डिनर, आपकी एक फेयरवेल पार्टी होती है, आपकी सब चीज होती है, बट जब आप जूम कॉल पे आते हैं, जूम कॉल में 1-2 मिनट बात होती है, फिर आप एजेंडा पे आ जाते हैं, आपकी शाम के चाय के साथ बातचीत नहीं हो रही, लंच पे किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही, आते जाते बातचीत नहीं हो रही है. सो दैट इज ए जेन्युइन चैलेंज. The only way to build rapport in a virtual medium is by going the extra mile to set up meetings with people and saying that, hey, I noticed we're in the same city. Do you want to catch up for a coffee this evening? Or do you want to catch up for virtual coffee on Friday evening, let's say? तो आपने अपना बना लिया है कि यार ये 5-6 लोग मेरी टीम में हैं and I want to reach out to these people. तो आप उनको एक email लिख के etc. that is it okay if we spend 30 minutes talking about knowing more about each other? I see that we are working together and I think it will be great to know more about you. Write them a 1-2 paragraph note. And because not 1%, not 0.1% people as far are doing it, that very act of going one step ahead and scheduling a call with somebody makes the other person feel so important, nice, and makes you come across as so genuinely interested to make relationships without an agenda, without what is for me at the end of it, कि आप automatically एक rapport building के trampoline बोलते हैं ना, एक ramp पे चले जाते हैं, that yes, already you've set foot on the right relationship. So now as far I can't do much about your HCL relationships, but what I can tell you is when you are going into this new team, feel free to schedule these one-on-one calls with them without any agenda involved, especially first couple of months में जब आपका लोड थोड़ा लाइट रहेगा, उसमें you'll have more opportunity to do it. तो एक बार आप वो फुट से स्टार्ट हो जाता है ना, तो it's great. The second thing is to make notes. When I meet somebody new, whether it is in a flight or whether it is in a workplace, I make notes about the things that they say are important in their lives. When people come to a conversation, they're always thinking about what's important to them. A breath of freshness, Asfar, is when you talk to people about what's important to them. So when I talk to my colleagues, I tell them, hey, when we spoke in March, you were saying your daughter is traveling to this country. How was that trip? And it blows their mind. It blows them. How do you remember that? You seem to have a great memory. I'm like, no, not at all. It's just that it was such an interesting story and I was so excited to hear the rest of it. And I genuinely want to make that connection. There's not that it is a sort of a manipulation कि यार मैं इसके बारे में चीज लिख लेता हूँ. अगर आपको लोगों से genuine connection बनाने हैं, you'll have to talk about things that are important to them and not you. असर कितनी बार होता है कि आप अपनी लाइफ की कोई स्टोरी सुना रहे हैं किसी को, आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, किसी ने बोल दिया अरे मेरे साथ भी एकदम ये हुआ था, अरे तो मेरे साथ ये हुआ. अब आपका मन कर रहा है असर की मेरी स्टोरी इतनी बढ़िया स्टोरी, कोई रिएक्ट करे उस पर, लोग हंसे, कुछ बोले. अब भाई बैटन पास हो गई है कि दूसरा पर्सन अपनी स्टोरी सुना रहा है. So when you stay with people in their stories, people feel it's a breath of fresh air. So these are 2-3 things as far to build a greater rapport with your up. And when you use these strategies with your new team, as far as soon as you get a job, you let me know how it has worked for you, and we'll see where this experiment leads us. Yeah, sure, I will let you know. Also like ऐसा होता है ना कि हर किसी को एक परफेक्ट टीम नहीं मिलती. मतलब हमारी टीम में जरूरी नहीं कि सारे लोग बहुत अच्छे हों, हमसे हर चीज से बिहेव करें. काफी बार ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है ना कि जो काम निकलवाने वाले लोग होते हैं, जो कैसे भी करके हमसे अपना काम निकलवा लेते हैं, या फिर आई वुड से कि मीन होते हैं थोड़े से. सो ऐसे में क्या करना चाहिए, दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द मीन कलीग्स, मतलब विदाउट साउंडिंग रूड, कैसे हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अच्छे वे में. In the book that we have just published, there is a whole chapter that I have written around how to build a personal brand at your workplace. And उसमें मैंने एक चीज ये लिखी है that the problem with building a personal brand at a workplace is आप देखोगे कि आप कुछ चीजें अच्छी कर रहे हो, लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं. मैंने किसी की हेल्प की उस समय पे, उसने मेरी हेल्प वापस नहीं की. So people are very, I'm not saying everybody, but a lot of people are very transactional, very short term, कि उन्होंने अपना मतलब निकाला और फिर आगे वो नहीं करना. And that discourages you as a person. कि यार एक मैं ही हूँ जो ऐसा कर रही हूँ कि what happens. The thing is that the world today is closer than it ever was in history.
तो जो हम कभी मूवीज में देखते हैं, शोज में देखते हैं ना, किसी बॉस को बोला ये ले जा, नहीं करना काम, मैं निकल रहा हूं, ऐसे निकल रही, वो चीज आज की तारीख में नहीं हो टुडे सकता। यू कैन नॉट बर्न ब्रिजेस, टुडे यू कैन नॉट बर्न ब्रिजेस। तो जो लोग बहुत ट्रांजैक्शनली काम कर रहे हैं ना, वो लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। You as a CA understand and most CA students listening to this understand, but इस context में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बात बताता हूँ। एक्सपेंसेस ठीक है, आपने खर्चा कर लिया, डिनर किया, बाहर जाके खर्चा किया, खाना खा लिया, मजा आ गया, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स ऑल डिसअपियर्ड। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में जब आप एक्सपेंस करते हैं, वो भी यही चीज हो जाती है कि आपने एक्सपेंस किया, आपने सामने वाले से काम निकाला, मजा आया, काम निकल गया, अब अगले दिन वो चीज खत्म। जब आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक। जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ के विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकेशन कुछ करते हैं, आपको आज की तारीख में अगर मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाऊं, मैं शेयर्स में पैसे लगा दूं, मुझे कल को क्या लगता है यार, इंस्टाग्राम देख के देखो मेरे दोस्त रेस्टोरेंट में मजे कर रहे हैं, मैं नहीं जा पाया, बट मेरे पास कोई ऐसी चीज है कहीं इनविजिबल जो मुझे इस समय प्लेजर नहीं दे रही है, कल को देगी। और हर इन्वेस्टमेंट चलता भी नहीं है, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें एंड वो ग्रो नहीं हुआ, अगेन दैट्स ओके, बट कुछ ग्रो होंगे एंड ओवर द इयर्स इट विल पाइल अप टू क्रिएट ऐसी ब्रांड फॉर यू असफर कि आप किसी को कॉल लगाओगे, आज से 4 साल पुराना कॉलीग भी ना, वो खुशी से उठाएगा, अरे सर क्या हुआ, अरे मुझे याद है उस समय यू वुड हेल्प मी एंड ये वो हाँ यार, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, वी हैव एन ओपनिंग इन आवर टीम, वी वुड लव टू हैव यू, यू नो सेंड मी योर रेज्यूमे, रेज्यूमे भी मैं भेज, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ कल तुम्हारी, यू नो। वो चीज सिर्फ आपके साथ हो पाएगी, वो उन लोग के साथ नहीं हो पाएगी जो लोग ट्रांजैक्शनल हैं। वो लोग इन द शॉर्ट टर्म आपको लगेगा कि यार ये लोग तो जीत रहे हैं, दे विल विन इन द शॉर्ट टर्म एंड दैट इज इवन मोर डिस्करेजिंग फॉर यू, somebody who's playing the long game, but you have to trust the process and say कि नहीं, I am not living for today, I am making these relationships for a longer period. Yeah, so basically what I can understand कि अगर in case आप किसी की help लेते हो and they're helping you with whole their heart, I think you should feel grateful and आपको gratefulness दिखानी चाहिए that yes, I am grateful for whatever you have done and for me कि आपने अपना time निकाला and हमारे लिए ये काम किया। So it is also very important because अगर सामने वाले को आप ये फील नहीं करेंगे, मैं भी आगे जाकर उसको काम करने के लिए मन नहीं करे कि आपने कुछ बोला और फिर वो ना कर पाए या फिर कोई बहाना मार दे। So you should be Exactly. grateful. You should feel grateful if they are doing something for And you. express it 100%. Yeah, express it. Very important. So yes, these are all the questions from my side, sir. Thank you so much for giving us your lovely time and जो भी information, knowledge जो आपने हमारे साथ share करी, I hope जो भी viewers हैं उन सभी के लिए बहुत help करेगी आगे जाकर. And if you want to say anything else. No, as far I really appreciate that your questions were very well researched and very relevant कि जो स्टूडेंट सोच रहे हो, जो उनको चाहिए हो, वो उनको इस समय वो चीज मिल जाए. The only thing I have to say is that I'd love to do more conversations like this with you going forward, because I feel that we have experiences that we can share, which might help, if not everybody, some people out there, and there's no greater service than that. I'd also like to leave the final word about the book is this is something that Prakhar and I have created. Prakhar is, as many of the listeners might be knowing, studying in New York City. He studied at Columbia and he understands a lot about international cultures. He's built an audience from scratch. I have the opportunity to have worked with some of the most high performing executives. We have come together, thought about जो आप कम्युनिकेशन सीखने की बात करते हैं ना, कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती है एक यंग पर्सन की लाइफ में, वो वेदर इट इज आस्किंग समबडी आउट ऑन अ डेट, वेदर इट इज बिल्डिंग अ प्रोफेशनल ब्रांड एट द वर्क प्लेस, वेदर इट इज क्लियरिंग एन इंटरव्यू. हमने वो सिचुएशंस ब्रेनस्टॉर्म की और वो हर सिचुएशन को एक चैप्टर बना दिया एंड पुट बोथ ऑफ आवर इनसाइट्स इन इट, दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल इट. So we'll put the link to the book somewhere in the description. We are not making a lot of money on the book because at least Prakhar is crazy about high quality book होनी चाहिए एकदम. तो हम लोग उसमें बेस्ट क्वालिटी पेपरिंग वगैरह करा दे रहे हैं, but I think the book will help serve people in becoming better communicators. Yeah, is sir. our Please hope. Tell the name of the book as well. The book is called Don't Shut Up. Yeah. And it's called that because a lot of times when we don't know how to communicate in a situation, when we should communicate, we go into a shell and we shut up. This book will give you the tools to not shut up. So Don't Shut Up by Prakhar Gupta and Mudit Yadav. Link will be in the description box. Yeah, please guys check it. And also, sir,
आई होप कि मैं आगे भी ऐसे कन्वर्सेशन ला पाऊँ आपके साथ, क्योंकि स्टूडेंट के वाले तो कंटेंट आता ही रहता है, बट आफ्टर क्वालिफाइंग व्हाट इज द लाइफ, यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, इन सब चीज़ों के ऊपर आई थिंक आप बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो बिल्कुल। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर, एंड विल कैच अप एनी टाइम सून इन फ्यूचर। Sure, it's my pleasure. Thanks, Asad. या थैंक्स, Bye-bye. टेक केयर, बाय।